तो इस गहरी चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम बिजनेस की दुनिया के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे रहता है पर पूरी मार्केट का रास्ता यही तय करता है। हाँ बिल्कुल, और आज का ये गहन विश्लेषण सच में बहुत खास होने वाला है। सही कहा। आज का हमारा विषय है कैपिटल एलोकेशन, यानी पूंजी आवंटन। और आज हमने जिन सोर्सेस को जमा किया है ना, वो काफी जबरदस्त हैं। हमारे पास विलियम थॉर्नडाइक की फेमस किताब दी आउटसाइडर्स का समरी है। साथ ही किंग्सवेल का एक बहुत ही बढ़िया एनालिटिकल आर्टिकल है। हाँ, और रन द नंबर्स यूट्यूब चैनल का ट्रांसक्रिप्ट भी हमने शामिल किया है। इसके अलावा मैकिन्जी की शेयर बायबैक पर एक काफी टेक्निकल रिपोर्ट है। और आखिर में वैल्यू पिकर फोरम से पर्सनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज की जो ग्राउंड लेवल चर्चा है उसे भी हमने लिया है। तो आज का हमारा मिशन क्या है? हम ये डिकोड करना चाहते हैं कि हिस्ट्री के कुछ सबसे सक्सेसफुल पर चकाचौंध से दूर रहने वाले सीईओज ने मार्केट को आखिर कैसे बीट किया, और कोई आम इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में इन स्ट्रैटेजीज को कैसे यूज कर सकता है। बिल्कुल। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि एक सीईओ का असली काम आखिर होता क्या है। रन द नंबर्स सोर्स में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है। क्या बात थी वो? उन्होंने पॉइंट आउट किया कि अक्सर एक टॉप एग्जीक्यूटिव स्प्रेडशीट पर तो करोड़ों का हिसाब लगा लेता है, पर अपनी खुद की कार के टायर का प्रेशर सही नहीं रख पाता। सही बात है। और कॉर्पोरेट दुनिया में सीईओज के साथ अक्सर यही होता है। वो उन्हीं कामों में उलझे रहते हैं जहां से वो उठकर आए हैं। सोर्स कहता है कि सीईओ के पास 3 मेन काम होते हैं। पहला ऑपरेशंस, यानी कंपनी को रोज चलाना। दूसरा इन्वेस्टर रिलेशंस, जहां आप मार्केट में कंपनी की कहानी बेचते हैं। और तीसरा सबसे जरूरी कैपिटल एलोकेशन। पर हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर सीईओज अपना 80% टाइम उन पहले 2 कामों में निकाल देते हैं। यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि कैपिटल एलोकेशन जैसा जरूरी सब्जेक्ट बड़े बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाया ही नहीं जाता। विलियम थॉर्नडाइक ने अपनी किताब दी आउटसाइडर्स में इसी बात को सेंटर में रखा है। हाँ, उन्होंने 8 ऐसे सीईओज की बात की है। बिल्कुल, जैसे हेनरी सिंगलटन, टॉम मर्फी और वॉरेन बफेट। इन 8 सीईओज में एक चीज बिल्कुल कॉमन थी। उन्होंने कभी भी एक टिपिकल मैनेजर की तरह नहीं सोचा। उनका नजरिया हमेशा एक इन्वेस्टर वाला था। वो एम्पायर बिल्डिंग के पीछे नहीं भागे। एकदम नहीं। ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट सोच हमेशा कंपनी का साइज बड़ा करने पर होती है, पर इनके लिए कंपनी के आकार का कोई मतलब नहीं था। उनका सिर्फ एक गोल था, पर शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। और उसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन सारे दिखावों को छोड़ दिया जो वॉल स्ट्रीट को पसंद आते हैं। उन्होंने अपना पूरा ध्यान सिर्फ फ्री कैश फ्लो को सही जगह इन्वेस्ट करने पर लगाया। ये जो डिफरेंस है ना, ये कैपिटल सिटीज और सीबीएस के कंपैरिजन से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। किंग्सवेल के आर्टिकल में इसे एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल से समझाया गया है। हाँ, वो शिप वाला एग्जाम्पल। बिल्कुल। देखिए, एक तरफ 1966 की सीबीएस थी। वो उस वक्त देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी थी, बिल्कुल एक विशालकाय शानदार Q2 क्रूज शिप की तरह। तो जब सीबीएस के पास बहुत सारा कैश आना शुरू हुआ तो बिल पेलिए और उनके मैनेजमेंट ने क्या किया? और उन्होंने तो बहुत सारी अजीब चीजें खरीदी थी। हाँ, उन्होंने न्यूयॉर्क यांकीज बेसबॉल टीम खरीद ली, फिर एक खिलौना बनाने वाली कंपनी खरीद ली, और तो अब न्यूयॉर्क शहर में एक आलीशान कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर बनवाया जहां 42 वाइस प्रेसिडेंट्स बैठते थे। उनका पूरा ध्यान सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन और अपना रुतबा बढ़ाने पर था। और दूसरी तरफ टॉम मर्फी की कंपनी थी। हाँ, कैपिटल सिटीज। वो एक छोटी तेज रफ्तार नाव की तरह थी। मर्फी इस तरह के किसी भी डाइवर्सिफिकेशन के जाल में नहीं फंसे। उन्होंने सिर्फ मीडिया बिजनेस पर ध्यान दिया क्योंकि वो उसे समझते थे। और नतीजा ये रहा कि जब मर्फी ने अपनी कंपनी बेची तो वो छोटी सी नाव उस विशालकाय सीबीएस से 3 गुना ज्यादा वैल्यूएबल बन चुकी थी। कॉर्पोरेट हिस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल जोड़ी मानी जाती है। उनका मॉडल बहुत ही सिंपल था। बर्क कैश बनाते थे और मर्फी उसे एलोकेट करते थे। अब यहाँ मुद्दा सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि मर्फी की एक कंजूसी कोई दिखावा नहीं थी। सोर्स में एक बहुत बढ़िया किस्सा है। जब उन्होंने वो रेडियो स्टेशन खरीदा था, हाँ, वो बिल्डिंग बहुत खराब हालत में थी, तो एडवर्टाइजर्स पर अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए उस बिल्डिंग को पेंट करने की बात आई। कोई और सीईओ होता तो पूरी बिल्डिंग चमका देता, पर मर्फी ने देखा कि सड़क से बिल्डिंग के सिर्फ 2 ही हिस्से दिखते हैं, तो पैसे बचाने के लिए उन्होंने सिर्फ उन्हीं 2 हिस्सों को पेंट करवाया। पीछे की दीवारें वैसी ही छोड़ दी। ये कोई मजाक नहीं था। इसका क्लियर मैसेज था कि $1 का हिसाब रखा जाएगा। और इसी बचे हुए कैश का यूज उन्होंने 1986 में किया, जब उन्होंने $3.5 बिलियन में एबीसी नेटवर्क को खरीद लिया। मार्केट में इसे छोटी मछली का वेल को निगलना कहा गया। वो मैनेजमेंट सच में सही वक्त का इंतजार करना जानता था। इनकी इस सिंप्लिसिटी के बाद
हमारे पास एक और नाम है जो बिल्कुल अलग ढंग से काम करता था, हेनरी सिंगल्टन। हेनरी सिंगल्टन तो वॉरेन बफेट के फेवरेट कैपिटल एलोकेटर रहे हैं। सिंगल्टन कोई एमबीए नहीं थे, वो एमआईटी से पढ़े हुए एक साइंटिस्ट थे। वो आंखों पर पट्टी बांधकर चेस खेल सकते थे और उन्होंने अपनी कंपनी टेलीडाइन को बिल्कुल मैथमेटिकल प्रिसिजन के साथ चलाया। उनकी स्ट्रैटेजी को 3 हिस्सों में बांटा गया है ना? हाँ, उनके 3 एक्ट्स। पहले एक्ट में जब मार्केट बूम पर था और उनके शेयर्स अर्निंग्स के साथ कई गुना मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे थे, तो उन्होंने अपने महंगे शेयर्स को करेंसी की तरह यूज किया और लगभग 130 कंपनीज खरीद ली। पर उनका दूसरा एक्ट और भी ज्यादा सरप्राइजिंग था। बिल्कुल। जब 70s में मार्केट क्रैश हुआ और उनके खुद के शेयर्स गिर गए, तो उन्होंने तुरंत सब बदल दिया। उन्होंने एक्विजिशंस रोक दिए और एग्रेसिवली शेयर बायबैक शुरू कर दिया। उन्होंने टेंडर ऑफर्स की झड़ी लगा दी। मार्केट जितना गिरता, वो उतने ज्यादा शेयर्स खरीदते। एक पॉइंट पर आकर तो उन्होंने 90% शेयर्स वापस खरीद लिए थे। फोर्ब्स ने कहा था कि उन्होंने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिहाइड्रेट कर दिया है। और तीसरा एक्ट था जब उन्होंने उसी क्रैश में दूसरी अच्छी कंपनीज को डिस्काउंट पर खरीदना शुरू किया, जैसे लिटन इंडस्ट्रीज का 27% हिस्सा। ये प्योर लॉजिक का कमाल था। इन सब के बीच एक और जबरदस्त नाम है कैथरीन ग्रैम, वॉशिंगटन पोस्ट की सीईओ। उनका केस बिल्कुल अलग था, क्योंकि उनके पास पहले से कोई बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं था। हाँ, 20 साल तक हाउसवाइफ रहने के बाद उन्हें अचानक कंपनी चलानी पड़ी, पर यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। बिल्कुल, वो वॉल स्ट्रीट के रूल से बंधी नहीं थी। जब स्ट्राइक आई तो वो डटी रहीं और वॉरेन बफेट की एडवाइस से उन्होंने समझा कि जब अपने ही शेयर्स सस्ते मिल रहे हों तो उन्हें खरीदना सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। उनके टाइम पर कंपनी ने 22.3% का रिटर्न दिया। तो इन सब का असल मतलब क्या है? अगर हम सिंगल्टन या ग्राम को बायबैक करते देखते हैं, तो सवाल उठता है कि क्या शेयर बायबैक में कोई जादू है? मार्केट में तो यही मानते हैं कि शेयर कम करो और ईपीएस बढ़ा लो, पर क्या सच में इससे वैल्यू बनती है? यही तो पॉइंट है। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़ें और मैकेंजी रिपोर्ट को देखें, तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। बायबैक अपने आप में कोई जादुई छड़ी नहीं है। रिपोर्ट इसके मैकेनिकल इफेक्ट को समझाती है। इसे एक सिंपल कैलकुलेशन से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम 94 मिलियन है, उसके पास 200 मिलियन का कैश पड़ा है जिस पे 6 मिलियन का इंटरेस्ट आता है, तो टोटल इनकम होगी 100 मिलियन। ठीक है। अब अगर कंपनी उस 200 मिलियन कैश से अपने शेयर वापस खरीद ले, तो शेयर्स की संख्या कम हो जाएगी, ईपीएस बढ़ जाएगा, पर वो 6 मिलियन का इंटरेस्ट भी तो चला जाएगा ना। तो इंट्रिंसिकली कंपनी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। ये एक जीरो सम गेम बन जाता है। तो अगर इससे इंट्रिंसिकली कुछ नहीं बदल रहा, तो फिर सिंगल्टन ने इससे इतनी वेल्थ कैसे बनाई और लोग बायबैक क्यों करते हैं? क्योंकि बायबैक तभी काम करता है जब उसके पीछे सही रीजंस हों। पहला रीजन है टैक्स एफिशिएंसी। अगर कैश पर इंटरेस्ट आएगा तो टैक्स देना पड़ेगा। बायबैक से वो पैसा सीधा शेयर होल्डर्स को मिल जाता है, टैक्स बचाते हुए। और दूसरा रीजन क्या है? दूसरा है सिग्नलिंग। जब मैनेजमेंट बायबैक करता है तो मार्केट को सिग्नल मिलता है कि उन्हें लगता है कंपनी की शेयर्स अंडरवैल्यूड हैं। पर सबसे जरूरी रीजन जो मैकिन्जी रिपोर्ट में है, वो ये है कि बायबैक मैनेजमेंट को बेवकूफाना फैसले लेने से रोकता है। ये पॉइंट सच में सोचे जाने लायक है। जब कंपनी के पास कैश होता है तो उन पर कुछ बड़ा करने का प्रेशर आता है। रिपोर्ट में 70s की ऑयल कंपनीज का एग्जाम्पल है। उनके पास ऑयल प्राइस बढ़ने से ढेर सारा कैश आ गया था। और उन्होंने उस कैश का क्या किया? उन्होंने उस कैश को ऑयल बिजनेस में नहीं लगाया। उन्होंने मॉन्टगोमरी वॉर्ड जैसी रिटेल चेन्स और ऑटोमेशन कंपनियां खरीद लीं जिनका उनके कोर बिजनेस से कोई कनेक्शन नहीं था। इससे वैल्यू डिस्ट्रॉय हो गई। अगर उन्होंने वो कैश बायबैक के जरिए लौटा दिया होता तो इन्वेस्टर्स के अरबों डॉलर बच जाते। सही कहा। इसीलिए कई बार मार्केट बायबैक पर इसलिए खुश होता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब मैनेजमेंट इस पैसे को किसी बेकार एक्विजिशन में वेस्ट नहीं कर पाएगी। पर इसका एक फ्लिप साइड भी है। वो क्या? अगर कोई टेक कंपनी अपना सारा कैश बायबैक कर रही है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उनके पास R&D के लिए या ग्रोथ के लिए कोई नए आइडियाज नहीं बचे हैं। सिंगल्टन ने बायबैक तब किया जब पी मल्टीपल बहुत कम था। उन्होंने महंगे शेयर्स नहीं खरीदे। अब इस सारी थियरी को थोड़ा आम इंसान के लेवल पर लाते हैं। सिंगल्टन 130 कंपनीज खरीद सकते हैं, मर्फी नेटवर्क खरीद सकते हैं, पर एक आम इन्वेस्टर अपने लैपटॉप स्क्रीन से इन चीज़ों को कैसे अप्लाई करे, इसे समझने के लिए वैल्यू पिकर फोरम का डिस्कशन बहुत रेलेवेंट है। वैल्यू पिकर पर मिस्टर डी और मिस्टर एम के बीच का कैपिटल एलोकेशन फ्रेमवर्क सच में एक मास्टर क्लास है। उन्होंने इसे एक मैट्रिक्स की तरह समझाया है। हाँ,
जिसके 2 मेन पिलर्स हैं। एक है कन्विक्शन, यानी आपको उस बिजनेस और मैनेजमेंट पर कितना भरोसा है, और दूसरा है अंडरवैल्यूएशन, यानी स्टॉक अपने असली वैल्यू से कितना सस्ता मिल रहा है। और इस मैट्रिक्स का सबसे एग्रेसिव पार्ट पता है क्या है? अगर आपको किसी स्टॉक पर हाई कन्विक्शन है और वो मार्केट में हैवी अंडरवैल्यूएशन पर है, तो फोरम की चर्चा के हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो का 40% तक हिस्सा उस एक स्टॉक में डाल सकते हैं। 40%, ये फिगर सच में बहुत बड़ा है। ट्रेडिशनल एडवाइस तो यही कहती है कि हमेशा डाइवर्सिफाई करो, एक टोकरी में सारे अंडे मत रखो। ये फ्रेमवर्क तो उसे चैलेंज कर रहा है। कर रहा है, पर मिस्टर डी क्लियर करते हैं कि शुरुआत 40% से नहीं होती। उन्होंने निबलिंग स्ट्रैटेजी को हाईलाइट किया है। मतलब थोड़ा थोड़ा खरीदना। हाँ, अगर कन्विक्शन मीडियम है तो आप 5% का छोटा हिस्सा डालकर उसे ट्रैक करते हैं। जैसे जैसे कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होती जाती है, आपका कन्विक्शन बढ़ता है और तब आप एलोकेशन बढ़ाते हैं। इसके साथ उन्होंने एक और स्ट्रिक्ट रूल दिया है। 20 से 50% तक कैश अपने पास रखने का रूल। बिल्कुल। अब ये सुनने में सेफ लगता है, पर मेंटली बहुत टफ है। सोचिए, जब मार्केट रोज नए हाईज बना रहा हो, तब कैश रखना पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को नीचे खींचता है। इसे कैश ड्रैग कहते हैं। पर यही कैश आपको सिंगटन जैसी ताकत देता है जब मार्केट क्रैश होता है। अगर आपके पास लिक्विडिटी नहीं है तो आप सस्ते शेयर्स नहीं खरीद सकते। सही बात है। और उन्होंने कन्विक्शन बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स भी दिए थे ना? हाँ, 5 पॉइंट्स: बिजनेस क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी, फंडामेंटल्स, इंडस्ट्री पोजीशन और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हुए उन्होंने ग्रोथ और डिस्काउंटिंग पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। फ्यूचर की ग्रोथ का सही एस्टिमेट लगाना और उसे आज की वैल्यू पर डिस्काउंट करना ही सक्सेस की चाबी है। एकदम सही। तो हमने आज जितने भी सोर्सेज देखे, चाहे वो बड़े सीईओज हों या वैल्यू पिकर के इन्वेस्टर्स, कुछ रूल्स बिल्कुल